प्रियंका भारती कह रही है जब भी हम कोई मुसलमानों के मुद्दे की बात करते हैं आप फौरन हमें सांप्रदायिक कह देते हैं कि हम मुस्लिम पार्टी हैं। पहले आपने कांग्रेस के लिए किया, अब आप आरजेडी के लिए कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि एक हाथ में संविधान, दूसरी हाथ में गीता कुरान। देखिए, पहली बात की हमने कभी नहीं कहा कि मुस्लिम पार्टी है। राहुल गांधी ने खुद कहा था कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। ये ऑन रिकॉर्ड कितनी बार पता नहीं टीवी पे चलाया जा चुका। हम क्यों कहेंगे मुस्लिम पार्टी है? पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में, मध्य प्रदेश के चुनाव में हमने खुद सुना है, तेजस्वी यादव हो चाहे कमलनाथ हो, खुद कह रहे मुसलमानों का वोट इधर से उधर कैसे हो गया। आज तक ये जिम्मेदार मानते हैं कि 2020 के चुनाव के हार की सबसे वजह ओवैसी थी। ओवैसी ने 5 सीटें आके जीत ली, बाकी 10 सीटों पे काम खराब कर दिया। मुसलमानों को वोट टूट कैसे गया? ये सारी कहावत उसी की है। प्रैक्टिकल पॉलिटिकल रियलिटी ऑन द अर्थ यही है कि मुस्लिम वोटों का डिवीजन नहीं है, इसलिए ओवैसी को भी लाओ, सबको लाओ। लेकिन ये साथ चले बहुत अच्छा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरे देश को शरिया की तरफ आप ले जाने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस ने अपने 2024 के मैनिफेस्टो में लिखा था, वी विल रिस्पेक्ट पर्सनल लॉ। हम पर्सनल लॉ को और स्ट्रेंथन करेंगे। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. क्यों करेंगे भाई आप स्ट्रेंथन? राजनीतिक दल का काम क्या किसी धर्म विशेष के पर्सनल लॉ को स्ट्रेंथन करना है? ये खुलेआम अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं। दलित पिछड़ों का रिजर्वेशन मार के तेलंगाना में मुसलमानों को दे चुके हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है सापरा जी, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो ये कौन सी नहीं काम कर रहे हैं? ये तो कर रहे हैं ना ये लगातार। तो इस पे विरोध में आकर नहीं बोल। पद्मजा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अभी मैं बोल लूं? हाँ बोलिए बोलिए। इन्होंने कई सारे प्रवचन दिए और उस प्रवचन के अंदर इन्होंने सभी बातें कह दी। सर्वधर्म समभाव भी कह दिया, सबका साथ सबका विकास भी कह दिया। और इनका कहने का तात्पर्य यह है कि ये ध्रुवीकरण बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के गली से लेकर के दिल्ली तक के नेता आज तक क्या करते आए पिछले 11 साल में? खुद प्रधानमंत्री किस तरह के वक्तव्य करते रहे हैं? आपके बीजेपी के नेता रामजादे हरामजादे से शुरू करें, या फिर प्रधानमंत्री ने रमजान और दिवाली की बात की थी, शमशान कब्रिस्तान की बात की थी, 80-20 की बात योगी आदित्यनाथ ने की थी, सफेद टोपी, जाली वाली टोपी, कपड़ों से पहचाना जाता है, मंगलसूत्र की बात खुलेआम आप लोग ध्रुवीकरण करते आए हो। आज तक ध्रुवीकरण करते करते ही चुनाव जीतने का प्रयास आपने हमेशा किया। कर्नाटक के अंदर तो आपने बजरंगबली जी को जगह दिया था, लेकिन बजरंगबली जी भी आपके मदद के लिए नहीं आए, वहां पर कांग्रेस को जीत मिली है। इसी तरह से हर चुनाव, वो चाहे विधानसभा के कोई चुनाव हो या फिर वो देश का कोई चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, ध्रुवीकरण ये आपका मेजर प्लैंक रहा है। और बीच में अनुराग ठाकुर क्या कहते रहे हैं? तो क्या आप भी वही बिहार में कर रहे हैं? को रमेश बिदुरी ने तो पार्लियामेंट के अंदर खड़े हो गए। हम वो नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम उस समाज की बात कर रहे हैं। अगर जो समाज की तकलीफ है उसकी बात हमने की है। अब उसको भारतीय जनता पार्टी इस तरह से घुमाने लग जाए कि हम ध्रुवीकरण कर रहे हैं, तो भाई आपका तो पूरा इतिहास है इतना पोलराइजेशन, काउंटर पोलराइजेशन जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं। मैंने तो एक बार इसके ऊपर मत जाइए। ये कानूनी चीजें हैं और इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इसकी चर्चा चल रही है। सापरा जी, अब मैं बोल लूं? अब मेरा समय है, सुनिए। 35 मिनट डिबेट के हो गए, मैंने ध्रुवीकरण नाम का तो कोई शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया। हम क्यों ध्रुवीकरण करेंगे? हम तो पूरे देश की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात सिर्फ आप कर रहे हैं। तो ध्रुवीकरण कौन कर रहा है? परसों गांधी मैदान में भाजपा की रैली थी, नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे थे, या हमारे बिहार का कोई नेता भाषण दे रहा था? कौन भाषण दे रहा था? कांग्रेस भाषण दे रही थी, आरजेडी भाषण दे रहे थे, AIMM भाषण दे रहे थे, और इमारतें शरिया जो इस्लाम फैलाना चाहते हैं वो लोग भाषण दे रहे थे। स्टेज शेयर आप करते हैं, इस्लामिक राष्ट्र बनाने की सोच आपकी है, पर्सनल लॉ स्ट्रेंथन आप करेंगे, मैनिफेस्टो में आप लिखेंगे, ध्रुवीकरण हम कर रहे हैं। अरे सापरा जी, शुक्र मनाइए कि आप हिंदुस्तान में हैं, कि जहां 82% हिंदू हैं। किसी और देश में रहते हैं ना तो आपको फोर्सिबली कन्वर्ट करवा दिया गया। क्या हुआ सिखों का अफगानिस्तान में? क्या हुआ सिखों का पाकिस्तान में? कब सिखों को छोड़ के लाना पड़ा? एक मिनट सापरा जी, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। शमशान कब्रिस्तान वाली बात आप भी नहीं बोलते हैं। पाकिस्तान शमशान कब्रिस्तान करना पड़ेगा सापरा जी। मंगलसूत्र छीन के ले गया क्या कोई? एक मिनट, शमशान तो बता दीजिए, मंगलसूत्र कोई छीन के ले गया क्या किसी का? सापरा जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, तो सुनिए आप। हाँ, करना पड़ेगा, आगे अपनी औकात पे ये करना पड़ेगा, बोल रहे हैं ना। औकात जैसे शब्द नहीं प्लीज। शमशान कब्रिस्तान करना जरूरी है, क्योंकि कब्रिस्तानों को मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये आगे अपनी लाइन पर शमशानों की भूमि हथियाएंगे ना, तो शमशान कब्रिस्तान करना जरूरी है। दिवाली में बिजली काट देंगे और रमजान में बिजली देती रहेगी सरकार। अरे कोई नहीं हत्या रहा। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर कोई हत्या रहा है तो आपकी सरकारें है ना। पद्मजा जी, मैं इस पे उत्तर देना चाहता हूँ। लोगों को जरूरी है, और अब ये लोगों के चेतना में घुस चुका है, और लोगों की चेतना में जब घुसा, मैं इस पे उत्तर देना चाहूंगा।
सिमटते सिमटते 3 राज्यों में बच गए। विजय त्रिवेदी जी, इस तरह का अग्रेशन इस बार हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। आरजेडी के लिए तो बड़ा मुद्दा है ही सर। एक सेकंड विश्लेषण भी कर लेते हैं। आरजेडी के लिए तो बिहार में बड़ा मुद्दा है ही, लेकिन खास तौर पर जिस तरीके से फ्रंट फुट पर कांग्रेस खेल रही है वक्फ को लेकर के। 2019 में सीए, जो पिछली बार का चुनाव था, उसके ठीक पहले सीए यानी कि नागरिकता कानून बहुत बड़ा मुद्दा था। उस वक्त इतनी आक्रामक कांग्रेस नहीं थी। नतीजा क्या कि खास तौर पर सीमांचल वाले एरिया में 5-5 सीटें असदुद्दीन ओवैसी जीत करके ले गए। क्या इस बार वही दूध का जला कांग्रेस छाछ भी फूंक फूंक के पी रहा है? दोनों बातें हैं पद्म। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पी रहा है और उनको लग रहा है कि इस बार मौका है। अब ये मौका मत चूकिए चौहान। तो इस मौके पर किस तरह से वहां पर भी बैठ जाएं जहां भी जो जगह मिले। कई बार होता है ना, आपको जब कब्जा करना होता है तो हर जगह पर आप बैठकर जो मौका मिल सकता है उसका इस्तेमाल किया गया, इसलिए वहां उस रैली में वो रही। और दोनों जो मुसलमान एमपी हैं इस बार बिहार से, दोनों के दोनों कांग्रेस पार्टी के तो इसलिए उनके पास एक मौका है और उनको लग रहा है कि ये जो बिहार के विधानसभा चुनाव है इसमें वो अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं, इस पर करना चाहिए। लेकिन एक बात मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी को तो मुसलमानों की रैली से चिंता ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि न उन्हें टिकट देना है, न उन्हें एमपी बनाना है, न उन्हें उनका वोट चाहिए। तो जो करे साबरा साहब और प्रियंका भारती करने दो उनको मुसलमानों के लिए, उसकी क्यों चिंता करना। और फिर एक और कंट्राडिक्शन का मैं जिक्र आपको कर देता हूं कि हिंदू कोड बिल का जो विरोध कर रहे थे वो आज पर्सनल लॉ पर बोल रहे हैं। तो वो अपनी ब्रांड की राजनीति कर रहे हैं, क्यों अवधेश जी? आपके लिए हिंदू कोड बिल जरूरी था, उनके लिए वक्फ बिल जरूरी है। अब आपके पास इतिहास पर बहस के लिए समय है नहीं 5 ही मिनट है। तो इसलिए समय है नहीं कि हिंदू कोड बिल का विरोध क्यों हुआ था, किसने किया था, वो सब इतिहास का मालूम है। विजय जी को अच्छी तरह मालूम है उसका। लेकिन अब ठीक है, अब इस देश की समस्या यह रही है कि सेकुलर के नाम पर हम अंदर कुछ है, स्वयं को बाहर कुछ दिखाते रहे। सेकुलरिज्म हमारे देश में, हमारे देश की परंपरा, सभ्यता, संस्कृति को अंधविश्वासी, पिछड़ापन बताने का एक जरिया बन गया। जब शरिया हाथ में कोई लेगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, किसी से भी दिल पर किसी मुसलमान से हाथ रख के पूछ ली कि अगर शरिया और कुरान है तो वहां सेकुलरिज्म के लिए कोई स्थान हो सकता है क्या? ये क्या विजय जी को पता नहीं है? इस देश के किस पढ़े लिखे आदमी को पता नहीं है? तो जब उसकी बात होगी तो उस वहां सेकुलरिज्म, तो वही तो समस्या इस देश में रही है कि जो बीजेपी की पॉलिटिक्स जो हुई है सेकुलर के विरुद्ध बोलने की, वो इस प्रतिक्रिया में हुई है और हिंदू समाज का, गैर मुस्लिम समाज का उसको समर्थन मिला देश में। जब आडवाणी जी ने स्यूडो सेकुलर शब्द कहना शुरू किया तो धीरे धीरे बीजेपी का समर्थन मिला, क्योंकि लोगों को लगा कि हमारी जो इच्छाएं हैं सब कुछ उनके विपरीत हो रहा है, हम अंदर से दमित हो रहे हैं, उसके कारण बहुत सारी समस्या इस देश में पैदा हुई है। ये आप ये कह रहे हैं कि अभी जो बिहार की समस्या है, जो आप पूछ रहे कि कांग्रेस पार्टी, देखिए कांग्रेस पार्टी की एक राष्ट्रीय रणनीति है, राज्यों की है। इस समय राहुल गांधी जी के इर्द गिर्द जो उनके रणनीतिकार सलाहकार हैं, जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट लोग, जो जनता के द्वारा नकारे गए थे, और दुनिया में एक इस्लामी लॉबी है जो नियो लेफ्टिज्म के साथ, नौ वामवाद के साथ चला है, तो इस सब की एक मिले से एक नए सपने देख रहे हैं। तो राहुल जी को लगता है कि इससे दो बातें होंगी, मुस्लिम वोट हमारा कंसोलिडेट होगा, और 2024 के चुनाव में देखा गया, उसके पहले भी, कि अलग अलग राज्यों में जहां कांग्रेस है, मुस्लिम वोट वन साइडेड ब्लॉक उसको मिल रहा है। नहीं तो उसमें गलती क्या है भाई? कोई भी पार्टी चाहेगी कि हमारा वोट हमारे पास आए, बीजेपी भी चाहेगी कि भाई हिंदू वोट हमारे पास आए, इसलिए वो कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, क्योंकि वो उनका कंसोलिडेशन चाहते हैं हिंदू वोट का। ये गलती नहीं है, ये खतरनाक नीति है। गलती तो बहुत छोटा शब्द हो तो बीजेपी कंसोलिडेट करे वो चाणक्य नीति है, और कांग्रेस कंसोलिडेट करे तो खतरनाक है। कंसोलिडेशन नहीं है, देश में ऐसे मुद्दे को उभार कर जिससे अलगाववाद के भाव पैदा हो, जिससे कि रिलीजियस जो है फंडामेंटलिज्म बढ़े, उसके लिए जब हम वोट की बात करते हैं कि देखिए हिंदू धर्म में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान हो ही नहीं सकता है। इसलिए ये इसको गलतफहमी किसी को रहनी ही नहीं चाहिए। इतिहास में कभी सांप्रदायिकता नहीं रही है। ठीक है, कम्युनलिज्म दूसरी ओर से आ रहा है। क्योंकि आखिरी 30 सेकंड बचे, एक बहुत जरूरी सवाल डॉक्टर अजय आलोक से पूछना चाहती हूं। डॉक्टर अजय आलोक, लगातार जो मुसलमान विधायक थे आपके सहयोगी पार्टी जेडीयू के, घट के अब शून्य पर पहुंच चुके हैं। जब आप नमाजवाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो जेडीयू ऑन बोर्ड है आपके साथ इस पे? मैं नमाजवाद नहीं, मैंने तो शरियावाद कहा है। फिर से जी, शरियावाद कहीं जेडीयू को इससे आपत्ति तो नहीं होगी? आप यकीन मानिएगा, इस देश की, मैं फिर कहता हूं, इस देश की 85% आबादी शरियावाद के खिलाफ है, और वो हमारे साथ ही रहेगी। और योगी जब कहते हैं सापरा साहब 80-20,
तो ये 20 जो शरिया का लॉ लाना चाहते हैं उनके खिलाफ कहते हैं, और हम कहते ही रहेंगे इस देश में शरिया नहीं चलेगा, संविधान चलेगा, संविधान ही रहेगा और संविधान ही सर्वोच्च है। सिर्फ ये किताब दिखा के अब खटाखट कर रहे हैं संविधान को मान्यता संविधान को बेटा पॉकेट में लेके घूमते रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं इस बार चुनाव संविधान पर, समाजवाद पर या फिर शरियावाद पर लड़ा जाएगा। समय पूरी तरीके से खत्म हो चुका है।